जो इंडियन सिटीज़नशिप है वो एक्वायर की जाती है टोटल 5 वेज से। बाय बर्थ से, अगर किसी का जन्म इंडिया में हुआ है, नेचुरलाइजेशन से, मतलब कोई फॉरेन कपल है और अगर वो यहाँ रहना चाहता है तो उनको जो है कागजात जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करनी होती है और 12 साल के लिए यहाँ पे रहना होता है। मतलब उसमें उनका बिहेवियर वगैरह वो सब कुछ जो है, जो कागजी कार्रवाई है उसमें उनका बिहेवियर 12 साल तक वो यहाँ रहे, उनका कैसा रहा, वो सब प्रोसेस होता है। डिसेंट में क्या होता है, कोई बच्चा है जिसका जन्म जो है बाहर हुआ है लेकिन उसके पेरेंट्स जो है इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इन तीनों से जो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर होती है। और एक होता है नंबर 4, वो होता है बाय रजिस्ट्रेशन। मतलब कोई जो स्पाउस होते हैं इंडियन सिटीज़न के, वो जो है रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीज़नशिप ले सकते हैं। तो और नंबर 5 पे होता है एक्वायर्ड टेरिटरी। मतलब इंडिया ने अगर कोई टेरिटरी एक्वायर की है तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सभी इंडियन सिटीज़न जो है बन जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आर्टिकल डील करता है विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर कोई पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है और वो आउटसाइड इंडिया में रहता है तो वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो वो है आर्टिकल 8। जो पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप जो है वो लाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। जो रेजिडरी पावर होती है लेजिस्लेशन की वो बिलोंग करती है पार्लियामेंट से। मतलब जो यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं उनको रेजिडरी पावर बोलते हैं। मतलब कि जो अभी जिनमें जो है लॉज जो हैं लिखे जाने हैं अभी, तो उसको रेजिडरी पावर बोलते हैं। कौन सा आर्टिकल डील करता है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर इंटरस्टेट रिवर्स, तो वो है आर्टिकल 262। जो जोनल काउंसिल है वो एस्टेब्लिश होती है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जोनल काउंसिल ये होती है जैसे नॉर्दर्न काउंसिल, सदर्न काउंसिल, ईस्टर्न काउंसिल, वेस्टर्न काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, टोटल 5 काउंसिल होती है। कौन जो है चेयरमैन होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के? इंटरस्टेट काउंसिल जो है 263 आर्टिकल में आती है और इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो मेंशन है आर्टिकल 266 में। कौन जो 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 का है, वो है 9A पार्ट में आता है। मतलब इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं और ये आर्टिकल 243P से जो है 243ZE तक जो है ये म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो पार्ट 9A में होती है और वो आर्टिकल 243P से 243ZE तक होती है। और जो पार्ट 9 भी होता है उसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, तो इसका उत्तर होगा सिर्फ सी। जो 11th शेड्यूल है वो कितने जो फंडामेंटल फंक्शनल आइटम्स है पंचायत के वो कंटेन करते हैं? जैसे कि हमें पता है 11th शेड्यूल में पंचायती राज सिस्टम आता है और जो 12th शेड्यूल है उसमें म्यूनिसिपैलिटी आता है। तो पंचायत के जो है कितने फंक्शनल आइटम है जो कि 11th शेड्यूल में कंटेन है, तो वो है 29। और अगर यहाँ होता म्यूनिसिपैलिटी, तो म्यूनिसिपैलिटी के जो फंक्शनल आइटम्स होते हैं वो होते हैं 18 और पंचायत के होते हैं 29। ज़्यादा जो है पंचायत के होते हैं फंक्शनल आइटम। कोई पर्सन अगर कंटेस्ट करता है पंचायत इलेक्शन में, जैसे सरपंच के इलेक्शन हो गए, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? तो उसकी एज 21 होनी चाहिए। वोट देने के लिए एज जो है 18 होनी चाहिए, लेकिन अगर इलेक्शन में खड़े होना है कंटेस्टिंग के लिए जो है एज 21 होनी चाहिए। वैसे एज जो है पहले वोट देने के लिए एज 18 साल होती थी, 21 साल होती थी, लेकिन उसे घटाकर 18 साल कर दिया है बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है वो मेंशन है आर्टिकल 243ZE में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के वो भी प्रेजेंट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के भी प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर प्रेजेंट होते हैं, ना कि काउंसिल के। जिन भी, वैसे ज़्यादातर राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेकिन कुछ राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, तो वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है वो पार्ट नहीं लेते इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट। जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब होता है ऐसे पद जो कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो है रहते हैं, तो वो होता है आर्टिकल 310। जैसे इसके एग्जांपल है अटॉर्नी जनरल और गवर्नर। जो ये पद हैं ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही है। और ये जो अटॉर्नी जनरल है और जो गवर्नर है किसी भी स्टेट का, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक ये पद पर रहते हैं। ऑल इंडिया सर्विस जो है वो क्रिएट की जाती है बाय द पार्लियामेंट। जो ये जैसे एक लोकसभा में होता है कि वो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होता है, ऐसे ही राज्यसभा में ऑल इंडिया
सर्विस से रिलेटेड जो बिल होते हैं वो पास होते हैं, वो सिर्फ राज्यसभा में होते हैं, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे यूपीएससी हो गया, अगर कोई और सर्विस क्रिएट करनी हो तो उसके लिए जो रेजोल्यूशन पास होगा वो राज्यसभा में होगा, वो लोकसभा में नहीं होगा। और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से जो है वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। लेम डक सेशन होता है जो लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा का, मीन्स जब लोकसभा भंग होती है तो उसका जो आखिरी सेशन होता है उसे लेम डक सेशन बोलते हैं। प्रो टर्म स्पीकर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो ये आर्टिकल 93 और 94 में लिखा गया है। 93 में जो है लिखा गया है ऐसे स्पीकर के जो अपॉइंटमेंट है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में जो है आर्टिकल 93 में लिखा है। और 94 में जो है आर्टिकल जो वो अपने सीट जो जब उनकी सीट वैकेंट होती है फिर उनको रेजिग्नेशन देना होता है उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी है आर्टिकल 20 में, जिसमें लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, वो है मतलब किसी भी एक अपराध के लिए जो व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है उसने भी वही सेम अपराध किया है, उसके लिए दोनों को सेम सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि दूसरे को ज़्यादा सज़ा मिलेगी और एक को कम मिलेगी। जो प्रोसिक्यूशन है और जो पनिशमेंट है, दोष सिद्धि के खिलाफ जो मुकदमा चलेगा और जो पनिशमेंट मिलेगी सेम ऑफेंस के लिए, वो एक से ज़्यादा बार नहीं मिलेगी, वो एक बार ही मिलेगी। जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो उतनी ही मिलेगी। जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये आर्टिकल 39A में जो है गिवन है, जो कि एक DPSP है। जितने भी डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वो डिसाइड किए जाते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ये जो है गिवन है 71 आर्टिकल में कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उनके इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। जो मैक्सिमम लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की, वैसे ऑर्डिनेंस जो है आर्टिकल 123 में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन वो उसके लाइफ कितने, वो कितने दिनों तक चलता है ऑर्डिनेंस अध्यादेश, वो 6 महीने तक चलता है। और उसके बाद 6 वीक्स, मतलब जब जो हाउस है वो शुरू हो जाते हैं, उनकी मीटिंग शुरू हो जाती हैं, उसके 6 महीने तक उनको जो है उसको कानून बनाना होता है, नहीं तो वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो 6 मंथ एंड 6 वीक इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट के केस में सभी मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। जो प्रेसिडेंट होता है उनके केस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं इंडिया के, उनको जो है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी मनी जो है, जो पैसा है जो पार्लियामेंट से अप्रोप्रिएशन बिल से जो है निकाला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब पैसा निकालते हैं तो वो जब पार्लियामेंट में जो एक्ट होता है अप्रोप्रिएशन एक्ट, उसे पास किया जाता है। जब हम पैसे निकालते हैं तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल चेक करता है कि जो पैसा है वो एक्ट के साथ पार्लियामेंट्री सैंक्शन के साथ निकला है या नहीं। जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कौन से एरियाज़ को जो है मेंशन करता है, तो वो है AMTM। इसकी ट्रिक होती है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो वो है A। जो मेंबर है पार्लियामेंट के वो लूज़ कर सकते, उनकी सीट लूज़ हो जाती है अगर वो कितने दिनों तक अगर वो बिना परमिशन के जो है पार्लियामेंट में या फिर हाउस, जिस भी हाउस के वो सदस्य हैं राज्यसभा में अगर वो नहीं आए तो वो है 60 डेज़। ये जो है member of parliament will lose his seat if he is absent from all the meetings of the house without permission for a period of 60 days। अगर वो 60 days तक बिना किसी नोटिस, बिना किसी परमिशन के एब्सेंट रहते हैं तो उनकी सीट जो वैकेंट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसमें टोटल मेंबर जो हैं वो होते हैं 22, तो फर्स्ट है गलत, क्योंकि 30 मेंबर जो है लोकसभा से वो एस्टिमेट कमेटी में होते हैं। जो मिनिस्टर है वो कैनॉट बी इलेक्टेड एज इट्स मेंबर, तो ये ट्रू है, मिनिस्टर जो है कभी भी इसके मेंबर नहीं बनते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के। इसके चेयरमैन जो है वो हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, तो ये ट्रू है। इट्स जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। और ये एग्जामिन, और नेक्स्ट है ये भी गलत है, सॉरी ये भी गलत है, नंबर C वाला। जो 4th है इट एग्जामिन द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द बजट, तो वो है एस्टिमेट कमेटी करती है, तो ये भी गलत है। इसमें सिर्फ इन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं। और जो मिनिस्टर है वो कैनॉट इलेक्टेड एज इट्स मेंबर, जो मिनिस्टर है वो इसके मेंबर की फॉर्म में इलेक्ट नहीं हो सकते। आर्टिकल 37F जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन से विद रिस्पेक्ट टू विच स्टेट, तो वो है सिक्किम। 3
371F जो है नागालैंड से है, 371A जो है नागालैंड से, 371F जो है सिक्किम से। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है, इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 76। ये जो है होल्ड करते हैं अपना ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो पॉकेट वीटो पावर है इंडियन प्रेसिडेंट की, वो कंसीडर की जाती है ब्रॉडर देन दैट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। वो इसलिए क्योंकि जो यूएस इंडियन प्रेसिडेंट है वो बिल को रख सकते हैं कितने भी इनडेफिनिट पीरियड के लिए। ट्रू है, जो यूएस प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 10 दिनों तक बिल को अपने पास रख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट प्रिस्क्राइब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है प्रेसिडेंट के लिए कि वो बिल कितने दिनों तक रखेंगे। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी रिट है जिसको बुलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम कहा जाता है? तो वो है हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस में क्या होता है, इसमें कोर्ट जो है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को या फिर किसी इंडिविजुअल को जो है ऑर्डर देती है टू हैव द बॉडी। तो इसलिए हीबियस कॉर्पस में आएगा टू हैव द बॉडी। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है अगर गिरफ्तारी उसकी हो जाती है या फिर वो डिटेन किया जाता है, तो कोर्ट जो है ऑर्डर देती है उस पर्सन को जो है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाए और उसके खिलाफ सबूत दिए जाएं कि उसको क्यों जो है गिरफ्तार किया गया। तो वो होती है हीबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी इन प्रेजेंस इन दी कोर्ट। जो कंसेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, वो जो है कहाँ से लिया गया? तो वो यूएसए से लिया गया है। यूएसए से जो है बोरो किया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या होता है कि जनहित में याचिका, मतलब अगर कोई ऐसा काम है जिसे किसी भी व्यक्ति को लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ जनहित में लोगों के लिए, लोगों के बिहाफ पे जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकता है। उसे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के हित में इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो गायें हैं बहुत ज़्यादा सड़कों पर लिफाफे पड़े रहते हैं, अगर उनको खा ले तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर उसको लग रहा है कि ये इसके खिलाफ जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है दी जानी चाहिए कोर्ट में, तो वो दे सकता है। और जो ये आइडिया है ये यूएसए से लिया गया है। जो ग्राम न्यायालय है वो एस्टेब्लिश है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट से जो है ये एस्टेब्लिश है। और ग्राम न्यायालय में ये प्रिसाइडेड ओवर इनको जो है प्रिसाइड कौन करता है ग्राम न्यायालय को? तो न्यायाधिकारी, जो कि जुडिशियल ऑफिसर होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ऑफ द फर्स्ट क्लास रैंक। तो न्यायाधिकारी इसका सही उत्तर है। कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है ट्राइब्यूनल से? तो वो है 14A। 14A जो पार्ट है वो डील करता है ट्राइब्यूनल से, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर्स, जो कि आर्टिकल 323A और 323B है। 323 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, 323B में जो है अदर ट्राइब्यूनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर? तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये काम करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो सैलरीज है, अलाउंसेज है, प्रिविलेज हैं जजेस के ऑफ द हाई कोर्ट, ये आर्टिकल 221 में गिवन है। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके सैलरी, अलाउंसेज, प्रिविलेजेस जो भत्ते हैं वो कौन डिटरमिन करता? तो वो डिटरमिन किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट। और ये स्टेट फंड, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से जो है उनको पैसे दिए जाते हैं। जो शेडो कैबिनेट है वो एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो ये है एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है। इसमें क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी के जो ये ब्रिटिश में होता है, जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है वो जो है शेडो कैबिनेट बनाते हैं। मान लो एक फाइनेंस का मिनिस्टर है तो एक शेडो फाइनेंस मिनिस्टर होगा जो अपोजिशन पार्टी बनाती है। और लीडिंग जो अपोजिशन पार्टी होती है। और अगर होम मिनिस्टर तो एक शेडो होम मिनिस्टर होगा, उसे बोलते हैं शेडो कैबिनेट। किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट रूल करती है दैट देयर इज़ नो इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी? तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियसली कंस्ट्रक्शन। इसमें ये जो मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी दोनों ही बराबर है। ऐसे जो डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियसली कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें जो है बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी दो प्रोविज़न है दोनों ही बराबर हैं, कोई भी ज़्यादा मतलब बड़ा या फिर छोटा नहीं है, दोनों बराबर है। तो इस केस में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों ही केस जो है हारमोनियसली, दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों ही आर्टिकल जो है दोनों ही हारमोनियसली बराबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, इनमें से कौन सा फीचर है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? तो रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया। तो रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कैबिनेट सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, बाई कैमरलिज्म ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो फंडामेंटल राइट है वो जो है अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। और वैसे अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो बोरो किए गए फीचर्स, अगर आपको वो ट्रिक याद
याद करनी है तो वो है प्राइम बॉस फिज़िक्स वाला, प्राइम बॉस PW से आप इसको याद कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट डाली, आप उसमें देख सकते हैं। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो कि रिसेंटली नहीं 2015 में जो है इसने रिप्लेस किया था, नीति आयोग ने इसको रिप्लेस किया था। जो नीति आयोग है उसके हेड कौन होते हैं, तो उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो चेयरमैन होते हैं लोकपाल के, वो उनको जो है रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसने जो है कौन से आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, तो वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ये आर्टिकल 39 में शायद DPSP में है। इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है जो कि मेंशन करता है दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी चीफ मिनिस्टर के साथ और वो एडवाइस करेगी गवर्नर को, तो वो है आर्टिकल 163। ये जो है इट इज़ लाइक 74, जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जो कि एडवाइस करते हैं, एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ऐसे ही 163 में जो है चीफ मिनिस्टर के पास जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो कि एडवाइस करेंगे गवर्नर को। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई हैं। ये जो है DPSP में भी इनके बारे में कहा गया है।